एक बार फिर चर्चा शुरू की जाए। डॉक्टर रीला होता यहाँ पहले से ही मौजूद हैं और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर ऋत्विज मिस्त्री को करनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनका रूप रख के यहाँ बैठ जाऊं और उनके स्थान पर अध्यक्षता करूं। मैं उनके आदेश के पालन करते हुए यहाँ बैठा हुआ हूँ। जी ठीक है, ओके ओके, नो इश्यूज। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, सत्र विभाजन के मुताबिक ये आज का अंतिम सत्र है और इसमें 3 प्रस्तुतियां होंगी। प्रोफेसर सुधीश पचौरी रीतिकालीन यौनिकता के ऊपर बात करेंगे, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी पूर्ण के समाजशास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे और डॉक्टर रीला होता ओडिसी में श्रृंगार और आध्यात्मिकता के ऊपर प्रकाश डालेंगी। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग हर प्रस्तुतिकर्ता 20 से 25 मिनट के बीच का समय लेगा, ताकि हम लोग ठीक से चर्चा के लिए भी समय हमारे पास बच सके, क्योंकि सवाल उठते हैं, फिर उसके बाद में जो प्रस्तुतिकर्ता हैं वो उनका जवाब देते हैं या उनकी जिज्ञासाएं शांत करते हैं, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं रीला जी, आप शुरू करेंगे? वुड यू स्टार्ट? ओके, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेन ड्राइव उनको हाँ जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर शुरू करें। प्रोफेसर अभय जी, मेरी प्रस्तुति को इस सेमिनार में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साहिष्णु, मेरा आभार स्वीकार करें कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैं उड़ीसी नृत्य की एक संक्षिप्त इतिहास, इसकी विकास, इसकी गिरावट और वर्तमान के ट्रेडिशंस के वर्णन से शुरुआत करूंगी, वेरी ब्रीफली, ताकि आप सबको उड़ीसी नृत्य शैली के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव मिल सके। फिर मैं बात करूंगी ओडिसी के मूल मेडिटेटिव एस्पेक्ट्स के, that leads to the experience of Shringaras, a much misunderstood spiritual concept. अंत में मैं ओडिसी के बाकी आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। ओडिसी का प्रचलन प्राचीन काल से ही है। हम ठीक से नहीं जानते हैं कि कितना पुराना है, लेकिन ये कम से कम 2000 वर्ष पुराना तो है, क्योंकि यह नित्य प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है और कई आर्किटेक्चरल एविडेंस भी आपको मिलेंगे। स्लाइड प्लीज। ओडिसी नृत्य मूल रूप से विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा पूजनीय था। 12वीं शताब्दी के आसपास पुरी जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना के साथ ओडिसी एक रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म भी बन गई। स्लाइड दिखाएं। नर्तकी, जिसको महरी कहते थे, पुजारियों की तरह ही उन्हें अपनी पवित्रता बनाए रखनी पड़ती थी, जैसे शुद्धिकरण, उपवास, अपने शरीर का अभिषेक और एकांतवास। पर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के कारण माहरियों ने अपनी आंतरिक शक्ति खो दी होगी।
और समाज के कुछ वर्गों ने उनका शोषण किया। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मंदिर नृत्य की परंपरा, जो कि एक पवित्र नृत्य था, को इतना गलत समझा गया कि ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन ही कर दिया। हमें उन गुरुओं और विद्वानों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया और उड़ीसी नृत्य का एक नियमित पाठ्यक्रम बनाया। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी इस नृत्य की महानता पूरी तरीके से जानती नहीं थी। उड़ीसी के गुरु साधना और मोक्ष के बात करते थे, लेकिन उड़ीसी की आध्यात्मिक पहलुओं पर कोई गंभीर चर्चा कभी नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरी सोच तब बदली जब मेरी मुलाकात बिहार योग विद्यालय के संस्थापक महान योगी स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी से 1996 में हुई। मुझे स्वामी सत्यानंद जी के आश्रम में सचंडी महायज्ञ नामक एक 5 दिवसीय आध्यात्मिक प्रोग्राम में नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। स्लाइड प्लीज। एक तरफ तो यज्ञ और मंत्रों का जाप हो रहा था, वेद उपनिषद और पवित्र ग्रंथों पर प्रवचन, और दूसरी तरफ मैं उड़ीसी कर रही थी, जिसे मैं एक मन भावना कला के रूप में समझी थी उस समय। और फिर ये उच्च वैदिक तपस्वी जो पंचाग्नि साधना जैसे अभ्यासी थे, और जहाँ आप जानते होंगे कि 5 अग्नि के गर्मी को सहना पड़ता है, 4 जो आपके चारों ओर जलाए जाते हैं, और 5वां सूर्य होता है। और यहाँ की तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक बताई जाती है। केवल एक अत्यंत शक्तिशाली योगी ही इससे कर सकते हैं, और वो मेरे नृत्य को ऐसे देख रहे थे जी कि कोई दिव्य दर्शन हो रहा है। नृत्य भी वैदिक यज्ञ जितना ही पवित्र है, इसका अनुभव मुझे तब हुआ। And my recent academic research work further strengthened and revealed that dance is a highly advanced and developed healing practice that intelligently uses postures, sound, mudra, vastu, music, and emotions to enable the dancer to attune herself to the resonant frequencies of this universe and eventually attain self-realization. अब मैं decolonization of the word श्रृंगाररसा as erotic के मूल बात पे आऊंगी। उड़ीसी में प्रेम उत्पन्न होता है। कई परिस्थितियां द्वारा इस भावना को तीव्र किया जाता है, और इस भावना की तीव्रता जितनी अधिक होती है, इसकी प्रस्तुत करने के लिए उतनी ही अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। And it is intense concentration that ultimately leads to samadhi, a blissful state, rasa. योगियों का मानना है कि रस या अमृत कोई दार्शनिक शब्द नहीं है। ये एक प्राइमोर्डियल क्वालिटी है जो कि आकार रूप में शरीर में मौजूद है। इन हठ योग खिचड़ी मुद्रा से प्रैक्टिशनर इसको स्टिमुलेट करता है, जो कि ये नेक्टर जो फ्लो करता है सहस्रार चक्र से। वैदिक पद्धति में विश्वामित्र क्रिया के माध्यम से इस अमृत को उत्तेजित किया जाता है। आयुर्वेद हमारे खाद्य पदार्थों पर जोर देता है, और राजयोग समाधि से इसको अनलॉक करता है। Odissi also leads to samadhi-like states. One can even categorize Odissi as a dynamic form of meditation, where you can see the progressive stages of Patanjali's Ashtanga Yoga leading to samadhi. पहले तो प्रत्याहार, जहां मन को बाहरी दुनिया से हटाया जाता है। Slide please. In Odissi, the elaborate and ritualistic process of makeup and jewelry, aharya abhinay, is suggestive of pratyahara. आभूषण पहनते समय हम शरीर के हर हिस्से को छूते हैं, जो बॉडी अवेयरनेस क्रिएट करता है। तंत्र इसे अंगन्यास कहता है, ओडिसी में हम अंगरचना। एक योगिक क्रिया योग निद्रा भी इस सिद्धांतों से बनाया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान करने वाला शरीर के अंगों की केवल कल्पना करते हैं। Then that second step of the meditative process, धारणा, जो एकाग्रता है। यहाँ संगीत के माध्यम से हम एकाग्रता पाते हैं, और हम सब संगीत के मनमोहक प्रभाव को अच्छी तरह समझते हैं। And then the third step, meditation, which is unbroken concentration. धारणा से ध्यान जाने के लिए ओडिसी में हमेशा विभिन्न देवी देवताओं के आह्वान से शुरू करते हैं। And symbols of gods and goddesses are meditative tools. They represent metaphysical principles that are eternal and therefore capture a subconscious mind easily.
जब एकाग्रता तीव्र हो जाती है तो ये समाधि बन जाती है। To go from dhyan to samadhi, you need a transcendental symbol of concentration, and this is where Vishnu of Natya Shastra and Krishna of Ashtapadis are relevant. योगियों का मानना है कि कृष्ण ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। यहाँ तक कि वे कृष्ण की तुलना आकाश तत्व से भी करते हैं, और इस अवस्था की गुण शांत और स्थिरता है, और राधा कृष्ण की आनंद शक्ति है। यह द्वैत समर पदार्थों में है और मानव शरीर में आत्म तत्व के रूप में पाया जा सकता है। So when we concentrate on Krishna, we involve the process of creation and experience all the resultant blissful love or rasa. तो ओडिसी में एकाग्रता के चिन्ह कृष्ण हुए, पर यह ध्यान देने वाले की बात है कि एकाग्रता का माध्यम क्या बना, वो अभिनय है। Deliberate situations are created to show separateness. The resultant complex emotions that the dancer has to enact are very, very difficult to portray. और ऋषि भरत स्वयं कहते हैं कि इसके लिए मन और आत्मा की गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कुछ भावनाएं जैसे ईर्ष्या या कमजोरी वगैरह को दर्शाना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन पसीना, भय, कंपन, रोना और बेहोशी, जिनको हमारे नित्य ग्रंथों के अनुसार कहानी में बुना ही जाना चाहिए, बहुत कठिन होता है चित्रित करने के लिए। In fact, he calls facial expressions sattvic abhinay because enacting complicated emotions is a meditative tool which leads to the experience of rasa. अब आते हैं श्रृंगार रस पर। नाट्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस चार प्राथमिक भावनाओं में से एक है और विष्णु इसके इष्ट देव हैं। Shringar denotes beautiful, sublime emotions like love and adornment and beauty and attraction. लेकिन काम शब्द के उपयोग के कारण श्रृंगार रस का अनुवाद erotic कर दिया गया है। The word erotic itself comes from Eros, a mischievous god of passion and fertility in ancient Greek mythology, who was shooting arrows into the hearts of the people, making them feel a sudden overwhelming desire for each other. हालांकि आप इसको लव जैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर मेरे समझ के अनुसार इट इज प्राइमरीली अ फिजिकल अट्रैक्शन। इसकी विपरीत है फिलिया, एक आदर्श भावना। And the Greek philosopher Plato believed that the combination of philia and eros led to the highest form of love, of friendship between lovers. यह ऋषि भारत की श्रृंगार रस के जैसे नहीं हुआ। प्यार रोमांचिक या भक्तिपूर्ण हो सकता है जब ये काम के साथ मिश्रित होता है, यानी पुरुष और महिला से संबंध, तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। पर श्रृंगार शुद्ध प्रेम से उत्पन्न होता है जो कि रति है, और रति को कामदेव की पत्नी भी माना गया है। और काम मामूली नहीं है, ये तो पुरुषार्थ है। ऋषि भारत भी पुरुषार्थ के आगे समझाते हुए कहते हैं कि लगभग सभी भावनाएं जुनून से उत्पन्न होती है, जो इच्छा के साथ मिलकर कई रूपों में पाई जाती हैं, जैसे धर्म काम, अर्थ काम, मोक्ष काम। ठीक। But despite the central theme being Shringar, Natya Shastra clearly states that an immodest act should not be presented on the stage. और श्रृंगार रस की क्रियाविधि को योगिक दृष्टिकोण से बेहतर समझा जा सकता है। Though Kam itself belongs to the lower chakras, which are considered to be tamasic and rajasic vibrations, when it is experienced with emotions of the higher chakras, rati, it evolves. Sankhya system states that the dimensions of rajas and tamas, which are self-oriented and self-centric states of consciousness, with tamas vibrating at the lowest frequency. इनकी विपरीत सत्व है। जब सत्व प्रबल होता है तो कोई चीज भी मन को विचलित नहीं करता है। स्लाइड प्लीज। अब चक्रों के बाद योगी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारे चक्र होते हैं, जिनमें प्रमुख 6 हैं और रीढ़ की हड्डी पर एक्चुअली 7 है, रीढ़ की हड्डी पर वो पाए जाते हैं। ये चक्र सीधे मस्तिष्क से जुड़े हैं और हमारे विचारों, भावना और शारीरिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो पूरी तरह से तमस गुण पे हावी है और फिजिकली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है।
अगला स्वादिष्टान जो तमस और रजस दोनों का संयोजन है, फिजिकली प्रोक्रिएशन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फिर मणिपुर चक्र जो रजस गुण के अंतर्गत आता है। The chakras above Manipur are under Sattva Gun. At Anahat Chakra, person is full of love and continues to develop positive attributes at Vishuddhi and Agya. और अंत में सहस्रार चक्र में जहां व्यक्तिगत विकास पूरा होता है। Through Santvik Abhinay, Odissi pulls the lower emotions upwards and transforms it into pure essence. और इसलिए ओडिसी में हम प्रेम में नेगेटिविटी नहीं लाते हैं जो तमस को बढ़ा सकता है, और कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऋषि भारत के चक्रों के ज्ञान के बारे में समझ आता है जब वे कहते हैं कि नृत्य और संगीत सप्तलोक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा उन्होंने योग, प्रत्याहार, गुणा, सम आदि जैसे यौगिक शब्दों के बारे में भी कहा है। And every aspect of Odissi prepares and enables the dancer to experience this unity or essence. Slide please. उदाहरण के तौर पे ओडिसी में कृष्ण को त्रिभंगी में दिखाते हैं जहां शरीर 3 स्थानों पर बेंड किया जाता है। इस 3 जगहों पर मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र हैं। त्रिभंगी with its 3 bends exerts a continuous pressure on these 3 areas, keeping the chakras in balance. क्योंकि जब तक हमारे शरीर बैलेंस में नहीं है, हमारा मन विचलित रहता है, तो ट्रांसेंडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन बहुत दूर की बात होती है। स्लाइड प्लीज। एक और उदाहरण इस बार मुद्राओं से, और मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत सारे मैंने ऐसे योगासन, ये तो कुछ ही मैं उदाहरण दे रही हूँ, बहुत सारे मैंने योगासन ओडिसी में पाया है। जैसे कि मैं कह रही थी, मुद्राओं से एक उदाहरण, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं जिसमें शुकचंचु मुद्रा का प्रयोग होता है। योग इसे आकाश मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा आकाश तत्व को बैलेंस करता है और शारीरिक रूप से ये कानों की बीमारियों को ठीक करता है, क्योंकि ध्वनि आकाश की मूल अभिव्यक्ति है। स्लाइड प्लीज। मयूर मुद्रा का प्रयोग कृष्ण के मोर पंख को दर्शाने के लिए किया जाता है। योगी में इसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं और ये शरीर में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है, जिससे मन में संतुलन और विश्वास प्रकट होता है। स्लाइड प्लीज। Even the ragas that create the mood of love are melodies that too are based on chakra sounds and therefore affect them. And the performing space is recommended to be built on this interplay of matter and energy to reach consciousness, which is the Vastu Purusha Mandala. अब हम मोक्ष पर आते हैं। जब ओडिसी का, जो कि ओडिसी का मुख्य लक्ष्य है, योगी कहते हैं कि जब समाधि स्थायी होती है तो ये मोक्ष की ओर ले जाती है। अब सम का अर्थ है समता और धी का अर्थ है बुद्धि, तो पूर्ण मानसिक संतुलन ही समाधि हुई। नाट्यशास्त्र में सम का बार बार उपयोग the हिंदी वर्ड्स आर जस्ट स्टम्बलिंग, हमें क्षमा करें, बार बार उपयोग किया गया है बैलेंस को इंडिकेट करने के लिए। आचार्य अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र की कमेंट्री में कहते हैं कि समर रिफर्स टू द वेरी नेचर ऑफ द सेल्फ. That is possibly why Samapadam is used to depict Deva Rupa or the stance of gods to indicate the complete balance of that sattvic state that has been induced in the dancer. वो ये भी उन्होंने शांत रस का रचना किया है. Probably because any desirable rasa, when it is permanent, ultimately transforms into Shanta rasa, which is beyond Krishna. ये निर्गुण पुरुषा है और ये attributeless है. Of course, the aesthetic samadhi is temporary, but we do get a thrilling glimpse of that state. अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से ये शब्द एरोटिक श्रृंगार से पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए. ये एक नासमझी है जो एक गलत प्रथा बन चुकी है. Although my path has never been predominantly Shringar, I must tell you, my Isht is another aspect of consciousness, Shiva. Brahma being pure knowledge, Vishnu being pure love or the essence of love. आप इसको एक प्रबंध कह सकते हैं कि मेरी छुटपन से ही संन्यास भाव रही है. मैं 11 साल की थी जब मैं पहली बार संबलपुर में एक जो बहुत ही छोटा शहर है वहाँ की योगाश्रम में गई. भक्ति और नाद योग को कीर्तन के माध्यम से जाना. फिर मैंने अपनी मदर से हठ योग सीखा.
जब स्वामी सत्यानंद जी से मिले तो वैदिक और संन्यास परंपराओं की गहराई की अनुभूति की। मैंने मंत्र दीक्षा लिया, फिर मैं कर्म संन्यास में भी इनिशिएट हुई हूँ। Even in my dance, I have mostly depicted yoga, Kundalini Tantra, Veda and Sanskrit. और इस सब से मुझे ज्ञान हुआ कि सब अंतर यात्रा ही है। That is why I can understand and respect why श्रृंगार रस को इतना महत्व उड़ीसी में क्यों दिया गया है और क्यों उड़ीसी को नाट्य योग से जाना जाता है। मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैंने जो भी कुछ कहा है वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीला जी। रीला जी ने ओडिसी डांस, ओडिसी नृत्य, श्रृंगार और काम के अंतर संबंधों के ऊपर जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया और अपनी मधुर वाणी में आप लोगों के सामने एक प्रस्तुति भी की, तो उसके ऊपर तो आप सब लोग विचार करेंगे ही, चर्चा होगी उसके ऊपर। उनकी प्रस्तुति सुनते हुए मुझे स्वर्गीय मुकुंद लाट का एक लेख याद आ रहा था। इस लेख का शीर्षक था हमारी आधुनिकता। भैया यही शीर्षक था ना, हमारी आधुनिकता। तो उसमें मुकुंद लाट जी तो संगीत और शास्त्रीय संगीत के ही सिद्धांतकार थे, ज्यादातर काम उनका उसी के ऊपर मैंने पढ़ा है। तो उसमें वो बहुत विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि बहुत सी जो प्रदर्शनकारी शास्त्रीय कलाएं हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे ओडिशी हो या कथक हो, ये आमतौर पर आज जिस रूप में है ये उस जमाने में बनी। उनका उद्भव तो प्राचीन है, लेकिन उस जमाने में बनी जबकि यूरोपीय आधुनिकता अपने शिखर पे थी। 19वीं सदी का जो पूरा दौर था, मतलब उस दौर में इनको पुनः एक इनका नवीकरण हुआ, इसमें नई चीजें जोड़ी गई। लेकिन इसके बावजूद जो यूरोसेंट्रिक आइडिया है, पूरा जो डिस्कोर्स का, विमर्श का जो यूरो केंद्रित विचार है, वो लगातार इन कलाओं को परंपरा के खाने में ही डालता है। इन कलाओं को अभी तक उन्होंने आधुनिक कहना शुरू नहीं किया है। इसलिए आधुनिक कहना शुरू नहीं किया है कि पश्चिम से इन कलाओं ने कुछ नहीं लिया। वो पश्चिम से पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को अछूता रखा। तो अगर आप पश्चिम से, अगर आप यूरोपीय ज्ञानोदय से, अगर आप यूरोपीय पुनर्जागरण से कुछ भी नहीं लेंगे, तो फिर चित्रकला ने लिया तो आधुनिक चित्रकला बन गई, एक पारंपरिक चित्रकला बन गई। लेकिन चूंकि शास्त्रीय कलाओं ने, खासतौर से प्रदर्शनकारी कलाओं ने, शास्त्रीय संगीत ने और नृत्य ने पश्चिम से कुछ भी लेने से इनकार किया और बिना पश्चिम से लिए हुए ही वो उस युग में अपना लगातार विकास, परिष्कार और उन्नयन करती रही। जो युग आधुनिकता का युग था, आधुनिकता का सूर्य सबसे ऊपर दमक रहा था। इसलिए यूरो केंद्रीय विमर्श ने इन तमाम कलाओं को परंपरा के खाने में डाल रखा है। वो आधुनिकता के खाने में उनको लाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि ये इनके पर्चे के ऊपर बहस की एक थोड़ी सी पूर्व पीठिका बन सके। अब मैं प्रोफेसर सुधीश पचौरी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति करें। धन्यवाद अभय जी। जो पिछले 2 दिन से और उससे पहले भी जो एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 3 दिन चला था, इस सब का जो बोझ है दिमाग पे वो कुछ इतना इस तरह से है कि आप इसके बाहर से निकल के उस जगह कैसे पहुंचे हैं जहां ये लगे कि हम खुद सोच रहे हैं, हम कोई दूसरा नहीं सोचवा रहा, हम अपना ही गणित बना रहे हैं। तो उसमें मुझे बार बार एक अचानक हुई घटना याद आ रही है जो सुमेल सिंह के साथ हुई हमारी। मैं पटियाला यूनिवर्सिटी में था, वहाँ कुछ वक्तव्य हुआ इंटर डिसिप्लिनरी थियरीज पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, मैं भूल आया वहाँ। तो सुमेल बाबू जब हम भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ पचौरी, इन थियरीज में जो कविता का आनंद है वो तो गया, ठीक कह रहा हूं? उन्होंने कहा कि कविता का आनंद तो गया, थियरी में ही लगे रहोगे। ये बात मुझे कुछ जमी और अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे रीतकाल में जाऊं, थोड़ा सा मैं सूरदास में भी जाऊंगा, भ्रमर गीत में 2 मिनट के लिए जाऊंगा। उस पर एक समस्या क्या है कि सूरदास की गोपियां भाव प्रवण हैं और उद्धव जी ज्ञान के सागर हैं।
उद्धव जी बड़ी हाई थियरीज लेके आए हैं और लाद के वो ब्रज पे उतार देते हैं और अगले दिन से ही क्लास लेना शुरू कर देते। 6 महीने क्लास चलती है उनकी। ये भ्रमर गीत में लिखा हुआ है। 6 मास मैंने बिताए हैं और रोज का मैं पढ़ाता था ग्रुप ऑफ कॉपीज को कि तुम ये क्या मोह माया में लगी हुई हो, कृष्ण तो है ही नहीं, जो है सो निर्गुण है, और उसके लिए योग साधना करो, उपासना न करो, सांस खींचो, जो आजकल का योग वगैरह कुछ कुछ वैसा ही करते हैं। तो गोपियां, तमाम गोपियां, करीब 2 दर्जन 3 दर्जन तो गोपियां होंगी जो पलट पलट के आती रहती हैं। सभी एक सुर से एक ही बात कहती हैं। तो मान लिया कि तुम्हारा ये जो गॉड है, ये तुम्हारा निर्गुण है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, ये बहुत गजब का बंदा है, मगर क्या ये हमारी गायों को चरा सकता है? क्या ये हमारी गायों को धो सकता है? क्या गायों पर जब संकट आए जंगल में तो ये उनको बचा के ला सकता है? या ये हमारे संग नाच सकता है? अगर ये कर सकता है तो हमारी कोई समस्या नहीं है, और चूंकि ये नहीं कर सकता, तो जब तुम कह रहे हो कि देह को ही गायब कर दो, सिर्फ उसी से मन लगाओ, तो यार ये तो हमसे होगा नहीं, तो तुम इसे ले जाओ। वो बार बार कहता कि यार ऐसा गोपियों, तुम ऐसा करो, इस पर BA करो, MA करो, मथुरा चलो, PhD करो, नौकरी पाओ और फेमिनिज्म भी करो। लेकिन वो बेसिकली ये कहती है कि यार ये हमारे काम का नहीं। उसके बाद भाई आखिर में करीब ये 300 पद है सूर के, आखिर में उद्धव जी थोड़े परेशान होते हैं। वो कृष्ण के पास जाकर के जो कहते हैं उसका मैं एक आध टुकड़ा सुना रहा हूं आपको। मैं आपको बोझल नहीं करूंगा कि गोपियां क्या क्या कहती हैं। गोपी कहती हैं, ऊर्ध्व मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। अपना तो एक ही मन था, वो निकल गया, अब तुम खाली बैठे हुए हैं, ठठी बने हुए हैं। एक से एक विरह का पद है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में अद्भुत ढंग से डिफाइन किया है। मैं मानता हूं कि ये एक भाव केंद्रित समाज है, इमोटिव है, और पश्चिम का सारा डिस्कोर्स जो खासकर रेनेसां के बाद का है, चूंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, जैसे कि इससे पहले आदमी सोचता नहीं था। तो ये जो तर्क का मामला है, ये जब से केंद्र में आया है तब से ये जितनी भी लिटरेरी थियरीज हैं जो मेरी समझ में आता है, वो तर्क की बाल की खाल निकाल के यहां तक पहुंच जाते हैं कि जैसे कि अब जितनी थियरीज हैं, जो ज्यादातर लिटरेरी थियरीज हैं, उनकी जो पदावली है वो साहित्य को भी साइट मानती है, फाइट की, स्ट्रगल की साइट है, वे कॉन्फ्लिक्ट की साइट है वे। मैंने हर रचना, अब बेटा कॉन्फ्लिक्ट देखो इसमें, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी है तो तुम देख लो, नहीं तो निकाल लो खींच कैसा कॉन्फ्लिक्ट है भाई, गोरे का, काले का, अच्छा उसका नहीं तो जातियों का, उसका नहीं तो किसी धर्म का, उसका नहीं तो स्थान का, कुछ तो होगा। तो जो कॉन्फ्लिक्चुअलिटी है उससे रस की हानि होती है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट में अगर रस हो तो बात अलग है, कॉन्फ्लिक्ट में दूसरे किस पर रस होता है, मसलन केस हो जाता है, जेल जाता है आदमी, वो अगर रस है तो बात अलग है। पर मेरा मतलब हर चीज कॉन्फ्लिक्चुअल है, इसलिए हर चीज उस एकांगिति को भंग करती है जो रस देता है। जो सूर की गोपियों को मैं इस कॉन्फ्लिक्चुअल थियरी से कैसे समझूं? बड़ा आसान है कि मैं इसे फेमिनिस्ट एंगल से समझूं। तो मैं कभी कभी कहता हूं भाई सूरदास तो पुरुष थे, स्त्रियों तो लिखा नहीं है, लेकिन चलिए दूरारूढ़ व्यंजना के जरिए हम ये कह सकते हैं कि सूर जो लिख रहे थे वो स्त्रियों के हृदय में उतर के लिख रहे थे, इस तरह से वो ये लिख रहे थे, कृष्ण लीला लिख रहे थे। लेकिन यहां तक अगर बात आती है तो अल्टीमेटली मैं यही फंस जाता हूं कि उद्धव एक मेल है। मेरा तो कई बार ये कहना, मैं इन पे स्टडी कर रहा हूं कि मथुरा एक नगर है और 4 कोस दूर ये नंदगांव है। गोपियां चाहती तो चली जाती, लेकिन एक श्रृंगार में, एक खासकर विरह में एक
स्टेप होता है मान, अभिमान। जो स्त्री अभिमान करती है, ये मान की बात है कि मैं कैसे जाऊं, तुम उनको ले आओ यहां। अंत में जब उद्धव जी जाते हैं और कृष्ण को रिपोर्ट करते हैं कि भैया 6 महीने की रिपोर्ट है मेरी, उसकी 2 लाइन ही पढ़ूंगा मैं। उदो कहे धन्य ब्रजबालन, जिनके सर्वस मदन गोपाल, वह मत त्यागो ये मत पाई, तुम्हारे दरस भगत में पाई, भ्रमर गीत जो सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो प्राणी पावे। इसका भी दल बदल गया। मथुरा से लौटने के बाद में ये भी गोपीमय हो गया कि भैया जी तुम भी झूठे हो। अब मैं सोचता हूं कि गीता का उपदेश जो दिया वो तो युद्ध में दिया, उद्धव जी को पहले ही पढ़ा दिया कि जाकर के बोल के आओ उनसे, और पिटवा दिया, पिटपटा के आई बुरी तरह से। तो मेरा ये कहना है कि ये जो गोपियों का ये भाव है, ये अभी भी हमारे मास कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में ये केंद्रीय भाव है। अगर आप कोई बहुत अच्छा भाषण सुनते हैं, मन में आता है ताली पीटो। ये जो ताली पीटने का भाव कहां से आ जाता है? ये रसावस्था है, एक प्रकार की द्रवणावस्था है। मन हमारा द्रवित होकर के मेर तेर से परे निकल गया। ये जो रस सिद्धि है, या रस की जैसे कहते निष्पत्ति है, या रस का अवगाहन, माने रस को एक तरह से निर्मित करना है, निष्पन्न करना। निर्मित नहीं होता वो, कंस्ट्रक्ट नहीं होता वो, निष्पन्न होता है। जो अंदर बैठा है वो पक जाता है। स्थायी भाव हमारे मन के अंदर हैं, वे उचित परिस्थिति पाकर के, आलम्बन पाकर के, उद्दीपन पाकर के पक जाते हैं और निष्पन्न हो जाते हैं, हम रसावस्था में पहुंच जाते हैं। वरना रसाभास में रहते हैं, यानी आधा बना आधा ना बना। और इस रस की अवस्था को मुक्तावस्था कहते हैं, ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, जो कल भी बताई थी। अब यहां सवाल यह है कि इस समूचे रस सिद्धांत को या अलंकार सिद्धांत को, यानी 6 संप्रदाय हैं साहित्य शास्त्र में, बड़े एक से कद होते हैं, ध्वनि शास्त्र अंत तक है। इनको आजादी के बाद के डिस्कोर्स में, साहित्य की चिंता में खारिज कर दिया गया, पीछे हटा दिया गया। और आ क्या गया? साहित्य में यथार्थ ढूंढो, और भाई यथार्थ ऐसे ही ढूंढ लो। साहित्य में ढूंढने की जगह साहित्य में प्रतिबिंब होगा उसका। साहित्य में विचारधारा ढूंढो, तय करो कैसे हो तुम। यानी हर साहित्यकार की परीक्षा साहित्य करने से नहीं हो रही है, ये तय करने से हो रही तू किधर है, तू लेफ्ट है कि राइट है कि बीच में, तू ब्राह्मण है कि तू फलाना है कि तू ढिमका है। कमिटेड है हर लेखक, साहित्य से कमिटेड नहीं है, कला से कमिटेड नहीं है, और दुनिया भर की हर चीज से कमिटेड है। यहां मैं एक चीज कहूंगा, अब बिहारी के को 3-4 दोहे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जो कल बात आई थी कि अगर कला कला है तो वह बहुत सी चीजों का समाहार हो जाता है। वह कॉन्फ्लिक्ट आप ढूंढ नहीं पाते, आसानी नहीं होती। एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना हुई सो बात। हॉल भरा हुआ है, गुरुजन बैठे हुए हैं, दुनिया बैठी हुई है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका लगे हुए। डायलॉग चल रहा है डायलॉग ना। ये जो एक आर्ट है, ये जो एक आर्ट है कि बात हो भी रही, माने तूने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कुछ हो गया, इस तरह की बात। ये जो बारीकी है, अगर कला इसे सिद्ध करती है तो वो बहुत दिन तक हमको आनंद देगी। यानी जो इंडियन थियरीज हैं उसमें आनंद की सृष्टि और आनंद को कम्युनिकेट करना, संप्रेषित करना, ये मूल है। मैंने कल भी जो बातें आई थी, कल आहूजा साहब के पेपर बहुत अच्छा था। ये सारा कुछ आनंद के लिए है। हम इसमें झगड़ा ढूंढ लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते चलते हैं, वही कहाँ मुकदमा चल रहा है, देखें तो गोपी और उद्धव के बीच में मुकदमा है, तो हम वकील बन जाते हैं।
जब वो औरतें रो रही हैं, जब यशोदा कह रही है कि यशोदा यो बार बार यो भाखे, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। गोपाल को अक्रूर ले जा रहा है, अक्रूर को कंस ने भेजा है। अक्रूर उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, कंस का पैसा उठाता है, दही पर टैक्स लगाया हुआ है, दूध पर टैक्स लगाया हुआ है, तो ले जा रहा है कृष्ण को। तो यशोदा कहती कोई है ब्रज में जो हितु हमारो, गोपाल को जो ले जा रहा है उसे रोके क्यों? मां का बेटा जब जाता है तो मां से पूछो ना। लेकिन आज का तो मामला दूसरा भाई, ना बेटा मां को पहचानता, ना बेटे को पहचानती है, प्रॉब्लम है। लेकिन एक ग्रंथि अभी भी है मां और बेटे की, जो कल भी बात आई थी, जो मनोवैज्ञानिक कौन मैडम हमारी जिन्होंने कही थी, लका के जरिए कही थी, पता नहीं किसके जरिए कही थी। ये साधारण बात है, जिंदगी भर लड़का मां को ढूंढता रहता है, ये तो सच है। और कोई ना मिलकर देती, इसलिए कविता करता है, कहानी करता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं। तो ये जो चीज है ये भाव केंद्रित है, आनंद इसके आसपास है। जब ये परिपक्व हो जाएगा, एक परफेक्ट बन जाएगा कम्युनिकेशन में, तो ये आनंद में बदल जाएगा। लेकिन हमारी रचना क्या कर रही है? हमारी कविता सपाट है, वक्तव्य है, ओपिनियन है, पॉलिटिकल पोजीशन है, तो उसमें शिल्प नहीं है। मतलब कि वो चीज जो जादू पैदा करती है साहित्य का, वो नहीं है। इसलिए सुमेल की बात मुझे याद आ गई, वो कि यार सारी थ्योरी ले लो, लेकिन जब मालूम पड़ा कि मुकेश का पुराना गाना आ रहा है तो सारी थ्योरी पड़ी रह जाती है, मुकेश का गाना दिमाग पे आ जाता है और रुक जाते हैं आप, सुनना चाहते हैं आप। कोई थ्योरी काम नहीं करती उस वक्त। वो क्षण वो होता है जब थ्योरी इज आउट, जहां आपके पूर्व पक्ष आउट हो जाता है। अब मैं आपको रीतकाल की स्त्रियों की थोड़ी, जिसे आप सेक्सुअलिटी कहते हैं, उसके 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। यहां एक ऐसी नायिका है जिसका पति नपुंसक है। दोहा है, चित्त पित मारक जोग सुनि, चित्त पित मारक जोग घनि, भयो भय सुत सोग, फिर हुलस्यो जिये जोई सी, समुझे जारत जोग। ज्योतिषी जी हैं, पंडित जी हैं, सब जानते हैं, ग्रह नक्षत्र सब जानते हैं। बेटा हुआ है इनको, तो बेटे की कुंडली देखने लगे पंडित जी। ज्योतिष जी का जब लड़का हुआ और उन्होंने उसकी जन्म कुंडली बनाकर ग्रह संस्था पर विचार किया, तो पहले तो उस कुंडली में पित्त मारक योग, यानी पिता को मार डालने वाला योग था। उसकी गणना करके उनके चित्त में सुत होने की प्रसन्नता जो थी, उसकी जगह शोक व्याप्त हो गया। परंतु फिर उस लड़के के जन्म में जारज जोग देख करके कि पिता अतिरिक्त किसी और का बच्चा है ये, वो खुश हो गए। ये जो रीडिंग है, इसमें जो आदमी मतलब जो पूरे दोहे के भीतर जो चरित्र बैठा हुआ है, अक्सर ये बिहारी का है। तो ये सच्चा चरित्र है, ऐसा लगता है। कल्पित नहीं है, ये हो सकता है। तो एक और दुआ पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी नजर से मैंने कहा कि जो रीतकाल की गोपियां हैं वो साक्षात संभव स्त्रियां हैं जो उस वक्त रही होंगी। ये आरोप है रीतकाल पर कि जितनी भी नायिकाएं हैं वो सब कल्पित हैं। जो अन्य कवि हैं, एक देव कवि हैं, बंदा अखिल भारतीय स्तर पर घूम के आया है। और घूमा क्यों है? कि वो जॉब चाहिए, जॉब दरबार में मिलेगी कवि को। कोई दरबार टिकाता नहीं उनको। दादरी में थे, दादरी वालों ने भगा दिया, किसी और में गए वहां भगा दिया, क्यों? अकड़े हुए थे, अकड़ के रहते थे। दुनिया भर में घूम आए, लेकिन हिंदुस्तान भर की नायिकाओं का वर्णन, अगर आपको तमिलनाडु की नायिका चाहिए
मिल जाएगी वहां आपको। अंडमान की भी नायिका है वहां। यानी इतना ज्यादा माने औरतों की स्टडी। अब एक चक्कर और भी है ना कि अगर केस का मामला है, अगर 14 सेकंड से ज्यादा आपने घूरा तो अंदर। मेरा कहना है कि हाँ, ये जो कॉलोनाइजेशन के बाद में जो अपना आधुनिकीकरण है, उसने जो कानून बनाए हैं उसमें इमोशंस की हत्या सबसे पहले है। माने मोरलिटी और लीगल नैतिकता खत्म हुई, कानून आ गया। कानून ने क्या किया कि वो जगह खत्म कर दी जहां लड़का लड़की आपस में निरापद होकर के बात अगर कर रहे हैं तो उनमें कोई केस ना हो जाए। अब तो पुलिस केस कर देती है, कैसे बैठा है। मैं कह रहा हूं प्रेम की जो जगह है वो इतनी सिकोड़ दी गई है, इतनी एनक्रोच्ड कर दी गई है। इमोशन है कहां हमारे पास, हम जानते नहीं। बहुत सा जैसा लज्जा एक इमोशन है, वो आउट है। लज्जा है, स्त्री कमजोर है, टारगेट हो जाएगी। इसलिए लड़की भी अकड़ी हुई है, लज्जा आउट है ना। क्या नहीं, फिर भी जो शर्म है जो कभी कभी आदमी को भी आती है वो तो नहीं गई है। एक दूसरा दोहा ले लीजिए। अब जरा सा, ज्यादातर औरतों के पति बाहर काम करने जाते हैं तो औरतों का कोई और सहारा नहीं है, उनके ऊपर निर्भर हैं। मैंने कह सकते हैं कि मेल डिपेंडेंस है उनकी। अब वहां वो कहते हैं, बामा भामा कामिनी कही बोलो प्राणेश। हे प्राणेश, मुझे तुम बामा कहो, भामा कहो, कामिनी कहो, कुछ भी कहो। प्यारी कहत खिसात नहीं, पावस चलत विदेश। अर्थ करता है, हे प्राणेश, तुम मुझको अब प्यारी कहकर मत संबोधित करो। प्रत्युत बामा यानी कुटिल, भामा यानी लड़ाकी, कामिनी यानी स्वार्थी इत्यादि कहकर बोलो। क्या पावस ऋतु में विदेश चलते समय तुम मुझे प्यारी कहते खिसियाते नहीं कि मेरे हृदय में जो तथा मेरे मुंह में और है, तुम्हें इस अवसर पर प्यारी कहते समय अवश्य लज्जित होना चाहिए, क्योंकि प्यारी का कोई प्राण नहीं लेना चाहता। पर तुम तो वर्षा ऋतु में विदेश जा रहे हो, इससे मेरा मरण निश्चित है। तो जो चाहे गाली दे ले, लेकिन बाहर मत जा। आज जाने की जिद ना, तो वो बाद में आया। उससे मेरा कहना यह कि ये जो एक दूसरे के साथ में हमारे अक्सर पुरुष परकिया के पास से सुबह आया है और भाई साहब के यहाँ लिपस्टिक लगी हुई है, यहाँ लिपस्टिक लगी हुई है, तो पत्नी पहले क्षण में ही जान जाती है कि अच्छा ये कुछ हरामीपना करके आया है। और उसके बाद में ऐसी नजरों से अनेक दोहे हैं, ऐसे अनेक। मेरा कहना यह कि ये वो औरत है जो विजिबल है, दावा कर रही है, लेकिन एक घर के भीतर है। तो इसके लिए नगेंद्र ने बार बार कहा है कि ये एक तरह से गृहस्थ के भीतर हो रहा प्रेम है, गृहस्थ जीवन के भीतर का प्रेम है। क्यों है? क्योंकि बाहर आप ज्यादा निकल नहीं सकते, बाहर का स्पेस बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं है। अब मैं अपने वक्तव्य के बिल्कुल आखिरी बिंदु पे हूं। हाँ, एक दोहा ले लीजिए। बहुधन ले एहसान के पारो देत सराहे, बहुधन ले एहसान के पारो देत सराहे, वैद मधु हंस भेद स्यों रही ना हमो चाहे। जो वैद की वधु है, वैद जी हैं, उनकी नई नई नवेली पत्नी है। वैद जी औषधियां देते हैं तो ताकत की दवा भी देते हैं। ताकत की दवा यानी पारा
की भस्म उन्होंने बनाई है जो ताकत देती है, ऐसा वो बताते हैं। तो वेद जी जैसे पारा दे रहे हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी जो उनकी यंग बहू है वो हंसे जा रही है। क्यों हंसे जा रही है? क्योंकि वैद्य जी खुद नपुंसक हैं। और रत्नाकर जी की टीका है, मेरी नहीं है। मेरा कहना यह है कि एक ऐसा समाज है जहां काम है, लेकिन रति केंद्र में है, श्रृंगार केंद्र में है, नायक नायिका का मिलन, सखी है, दूती है। दूती का काम है नाराज नायक को फुसला करके नायिका के पास ले आना, और नायिका जो नाराज पड़ी है उसको नायक तक ले जाना ताकि उसका कमीशन बना रहे। सो इट्स इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक। इसी तरह से एक और औरत है, मतलब जबरदस्त औरत है, वो बड़ा प्रसिद्ध छंद है पद्माकर का, सवैया है। और आपने सुना होगा, फाग की भीड़ अभीरन के बीच गोविंद ले गई भीतर गोरी। फाग के भीड़ अभीरन के बीच गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अभीर की जोरी। छीन पितंबर कम्मर ते सुविधा दई मीर कपोलन रोरी। नैन नचाए कहो मुस्काए लगा फिर अइयों खेलन हो रही। भीड़ है होली की और एक नौजवान थोड़ा लिफ्ट ले रहा है, पर परेशान करना मान नहीं रहा है, तो एक गोपी आती है, उसे पकड़ के अंदर ले जाती है और उसके कपड़े लगते सारे उतार दी, पितंबर को उतार देती है, नंगा कर देती है, गाल पर होली लगाती है, फिर कहती है कि बेटा अब आना दोबारा होली खेलने के लिए। मेरा कहना यह कि ये ऐसी औरतें बिखरी पड़ी हैं है? अब इसको मैं कैसे कहा जाए, तो मेरा ये कहना था बार बार कि ये इसे जो कहा इन्होंने रीला जी ने, ये इरोटिका शब्द है, ये तो मेरी समझ में खैर आता नहीं है। और जो दुबे जी कह रहे थे कल कि भाई हम कोशिश करते हैं कि यार वहां पहुंचे जहां से हमें अपनी पदावली मिले, तो अपनी पदावली मैंने देखी, फ्रेंकली कहूं कोशिश की जानी चाहिए कि हम रचना में कॉन्फ्लिक्ट खोजने की जगह थोड़ा भाव की तलाश करें। एक भाव की स्थिति कहां, आप बड़े से बड़ा हिंदी कवि समकालीन उठा लीजिए, उसमें 3 चीजें मिलेंगी। उक्त व चित्र मिलेगा, यानी अचानक एक ऐसी उक्त कही जाएगी कि लोग कहें वाह कमाल है। जैसे कि गाड़ी में नमक खोजा जाएगा या हथौड़े में कुछ और चीज खोज ली जाएगी, तो हथौड़ा प्रगतिशील है, नमक प्रगतिशील है। एक कवि ने अरहर की कविता में कविता लिख दी, अरहर की दाल पे, बंदों ने प्रगतिशील बना दिया उसे, अरहर की दाल। किसी और मामूली सी चीज पे कविता लिख दो। मेरा कहना यह है कि इतनी सरलताओं में जाने के लिए जो काव्य शास्त्र की हानि है, वहां से शुरू हो रही है हमारे साहित्य की हानि। हमने अपनी थियरीज को भुला दिया। अंतिम बात, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है हमने, देवता को ज्यादा तो नहीं पढ़ा, तो उनका डिकस्ट्रक्शन है उसमें यह है कि जो अर्थ है वो हमेशा तरल रहता है, बहता रहता है और अनफिक्स्ड रहता है। बड़ी सुंदर बात है। मैं ध्वनि शास्त्र में गया, और अगर हमारे राधा वल्लभ जी होते तो वो और मुझे उत्साह होता उनके सामने कहने का। ध्वन्यालोक में अभिधा लक्षणा व्यंजना में जो व्यंजना है उसमें जो अर्थ की प्राप्ति है उसके प्रथम 10 स्तर मतलब 10 लेवल हैं जिनको क्रॉस करके व्यंजना मिलती है। और व्यंजना के एक बड़ा मोटा उदाहरण है जो मैं बार बार देता हूं, वो यह है कि यद्यपि यहां भी है जो सुत पितुमारक योग वाला जो दोहा है वो एक व्यंजना का उदाहरण है कि पिता ने जो उसने देखा कि भैया ये तो मेरा बेटा है, खुशी हुई उसे। फिर अचानक उसने देखा कि यार ये तो जारज का है, तो जाकर पहले तो खुशी हुई, फिर शोक हुआ, फिर खुशी हो गई। तो खुशी क्यों हुई, व्यंजन यहां पे टिकी हुई है।
खुशी इसलिए हुई कि चूंकि किसी जारज की औलाद है, मैं नहीं मरने वाला हूं, मरने वाला वो है। सुत पित मारक योग में पिता ही मरेगा ना बेटे से, इसलिए वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। नहीं, अपने बेटे को लेकर के ऐसा एक खास तरह का रिलेशनशिप ये व्यंजना में ही आएगा, ये कहीं और नहीं जा सकता। दरिद्र के पास में सिर्फ एक चीज है, अर्थ की तरलता, अर्थ की अनेकार्थता, लट से बहुत स्वरता, जो बेंजामिन में कहते हैं। यहां क्या है कि अर्थ ऐसे चक्कर मार रहा है हर टेक्स्ट के भीतर। आप चाहे तो उसे उठाते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए। अर्थ अनंतता, अर्थ की अनंतता है वहां। और इसमें जो व्यंजना है उसमें अनेक करीब 8 या 10 प्रकार की व्यंजनाएं हैं। तो इन चीजों को हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कविता के भीतर इनमें से एक व्यंजना नहीं मिलती, अभिधा ही मिलती है। और अभिधा भी इतनी खराब मिलती है। केशव ने तो अभिधा को भी कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, लेकिन वो केशव कह रहे हैं जो खुद अलंकार शास्त्र के पंडित हैं, खुद कह रहे वो। तो जो मेरा कहना यह है कि हमारे टूल्स, जैसे आज भी हम अपने जीवन में कम से कम 7 अलंकारों का उपयोग करते हैं रोजमर्रा में। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा का तो हम लगातार उपयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं, अच्छा मानो भाई ये बात यूं है, ये जो मानो शब्द है ये उत्प्रेक्षा है, ये अलंकार है। कविता में एक शब्द आने लगा है आजकल, तरह। इस तरह ये बात है, इस तरह ये बात, अच्छी बात है, नया शब्द आ गया। समानता है, समान है, ये नहीं कहते हम। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये तो हम कहेंगे, लेकिन ये बात इस तरह है, वहां हम तरह लगाएंगे, बात नहीं लगाएंगे, समान नहीं लगाएंगे। ये उपमा का लक्षण है, वाचक शब्द है उपमा का, सम, समान, समता। अब इसमें तरह और जोड़ दो भाई, तो उपमा अलंकार हो गया। तो मैं उपमा अलंकार की छटा देखूं कविता में, इसके लिए मैं अपने टूल्स को लाऊं, या मैं उसमें यथार्थ ढूंढूं, कमिटमेंट ढूंढूं। तो मेरा बार बार कहना है कि जब तक रचनाकार का कमिटमेंट रचना से ना होगा, तब तक दुनिया से कमिटमेंट होता है। रचना नहीं बनने की दुनिया बन जाएगी, लेकिन दुनिया कैसी बनेगी जिसमें रचना ना हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। और ये जो साहित्य शास्त्र के जो 4 या 5 बड़े स्कूल हैं, तो कहते हैं कि भाई यूरोपियन फॉर्मलिज्म, कहते हैं प्राग स्कूल ऑफ फॉर्मलिज्म, रशियन स्कूल ऑफ फॉर्मलिज्म। मैंने पाया कि ये पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र, वो फॉर्म का सबसे बड़ा परफेक्ट रूप है। एक फिक्स्ड फॉर्म है, एक बंदिश है, आप इसके भीतर खेलिए। एक बंदिश ये है, आप इसके भीतर खेलिए। अलंकार ये फॉर्म है। यहां तक रस भी एक फॉर्मेट में आता है। तो फॉर्म के फिक्सिंग जो है यहां पर ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे कि ओडिसी में भी यह है, कथकली में भी यह है, कथक में भी है, भरतनाट्यम में भी है रस सिद्धांत। वहां बाकायदे अच्छी तरह से मुद्राओं के जरिए एक रस का परिपाक बताया जाता है। और साहित्य से भूल गया, साहित्य से भूल गया कि ओवर आइडियोलॉजिकल हो गया है। आइडियोलॉजी रखिए साहब, उसमें ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहना है कि डिकोलोनाइजेशन में अगर हम कहें कि अगर हिंदी साहित्य कोई, जो कि शायद बड़ा कठिन कार्य है, असंभव सा कार्य है, उसमें कोशिश करें कि डिकोलोनाइजेशन कहाँ से शुरू करें, तो पहले हमें अपने आलोचना के औजारों को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, जिनमें हमें टकरा के बना सकते हैं हम। जैसे कि ध्वनि शास्त्र को हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में टकराएं, देखें किस में क्या है दम, और उसके हिसाब से बनाएं। जब तक हम आलोचना के मानकों को नहीं रिवर्सल में डालेंगे, रचना भी रिवर्स नहीं होगी। धन्यवाद। सुधीश जी ने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया, जिसकी बहुत विचार उत्तेजक है, जिसके ऊपर अनंत चर्चा की जा सकती है और बहुत बेहतरीन निष्कर्षों तक भी पहुंचा जा सकता है। केवल एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब यूरोपीय एनलाइटनमेंट, यूरोपीय प्रबोधन अपने शिखर पर था, तो और आप कह सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन से शुरुआत हो रही थी, फ्रांसिस बेकन से यात्रा करके और फिर
देकार्त और हॉब्स से होते हुए लॉक तक बात पहुंच जॉन लॉक तक बात पहुंच रही थी। तो इन सारे विद्वानों को आप देखें तो ये सारे विद्वान कविता विरोधी हैं। हाँ, और खुल के ये अनुशंसा कर रहे हैं कि कविता को पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कविता शब्दों का एक ऐसा इस्तेमाल करती है जिससे भाव पैदा होते हैं, अनुभूतियां पैदा होती हैं, और भाव और अनुभूतियां जो है वो राज्य के खिलाफ लोगों को बगावत करने के लिए उकसा सकती हैं। कविता में ये एक ऐसा शैतानी तत्व है, ये सारे विद्वान कहते हैं और निसंकोच कहते हैं, ये कोई लाग लपेट करके नहीं बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सारे बाकायदा उनकी जैसे बुलेट पॉइंट्स में अनुशंसा लिखी जाती है ना, अंतिम निष्कर्ष निकालते समय इस तरीके से अनुशंसाएं निकाली गई हैं। वो सब कहते हैं कि इसीलिए जो इनके 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 विमर्श के तहत जो एक आधुनिक सभ्यता का उदय होता है वो मुख्य तौर पर एक गद्योन्मुख सभ्यता है, मुख्य तौर पर एक गद्य प्रधान सभ्यता है, जिसको आप डिस्कर्सिव सिविलाइजेशन कह सकते हैं। और जब उसी डिस्कर्सिव सिविलाइजेशन के प्रभाव में जब कविता बनती है और उसके अंदर जब प्रगतिशीलता, प्रतिबद्धता ये सब खोजी जाती है तो वो आमतौर पर एक वक्तव्य बन के रह जाती है, प्रोजाइक हो जाती है। तो वो तो आपने बहुत अच्छा कहा और इसके ऊपर आगे भी चर्चा होगी। अब आदरणीय जगदीश्वर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति करें। मुश्किल यह है कि मैं दूसरे ध्रुव पर हूं, लेकिन मेरे पहले जो दो वक्ताओं ने जो बात जहां से शुरू की और छोड़ी है मैं उससे लिंक करना चाहता हूं, जैसे कि इसका एक गोष्ठी का नैरेटिव बना रहे। रस क्या है, मैं पोर्नोग्राफी में उसी के जरिए बात करूंगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं मैं आपसे और बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि रस का मतलब है अनुभूति। और रस बिना स्त्री के लिखा नहीं जा सकता। जो पिछले 1800 वर्ष तक जो संस्कृत साहित्य में जो श्रृंगार रस का जो वर्चस्व रहा है उसके केंद्र में स्त्री रही है। ये बात दूसरी है कि हमने उस तरह से उसे खोल के देखने की कोशिश नहीं की है। और ये जो हमारा देश है जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर क्षिति मोहन सेन के शब्दों को उधार लेके कहूं तो ये आलसियों का देश है। इसमें चिंता का काम, विचार का काम हमने ऋषि मुनियों और शास्त्रज्ञों के लिए छोड़ दिया। आम लोग सोचने के लिए और मनन करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और इसकी जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये कि जो आपके सामने का यथार्थ है उसे हम देखने के लिए तैयार नहीं होते। और ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या आज से 1000 साल पहले भी जितनी पुरानी थी आज भी उतनी ही पुरानी है। पहली बार नहीं हो रहा है कि हाँ ये बात जरूर है कि पॉर्न पर शायद मैं नहीं जानता, मैं बहुत ज्यादा उतना घुमंतु नहीं हूं, शायद पब्लिकली ये पहली बार लेक्चर हो रहा है। पॉर्न पर लेक्चर हो ये, और वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र में, ये एकदम दुर्लभ चीज है। बात ही करना संभव नहीं है। मैं दो अनुभव छोटे से बहुत ही संक्षिप्त में शेयर करूंगा, उससे आप उस जटिलता को समझ सकेंगे जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में व्याप्त है। मैं जब शास्त्री प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था, और यह अनुभव मैं सबको बताता हूं, आपको भी साझा कर रहा हूं मैं ये। तो उसमें कोर्स में एक किताब थी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। और अभिज्ञान शाकुंतलम की ब्यूटी है कि उसके 4 श्लोक हैं और वो 4 श्लोक पूरे संस्कृत साहित्य पर भारी पड़ते हैं। और 4 श्लोक की सबसे जो मूल बात यह है कि एकदम जिसे कहें कि शकुंतला का जो सौंदर्य और उसका यौवन है और उसकी जो उद्दाम आकांक्षाएं हैं वो एकदम मुखर रूप में उन 4 श्लोकों में व्यक्त हुई हैं।
तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने ये तय कर रखा था कि जो मैरिड होगा उसी को अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाएंगे। अब दुर्योग की बात यह थी कि हम जो विद्यार्थी थे तीन, वो तीनों अनमैरिड थे। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा कैसे जाए? तो एक लड़का था जो सब्जी बेचता था, वो इंटरमीडिएट पास था। उस लड़के को पकड़ के लाके मैंने एडमिट करवाया अपनी संस्कृत पाठशाला में। वो अंदर बैठता था, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो अंदर बैठता था और हम खिड़की के बाहर खड़े होके अभिज्ञान शाकुंतलम सुनते थे, क्योंकि मेरिट के अलावा कोई अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ नहीं सकता था, वो पढ़ा नहीं सकते थे। ये मैं आपको घटना 1974-75 की बता रहा हूं। दूसरी घटना बता रहा हूं, जब मैं टीचर बना, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया, तो मीडिया पढ़ा रहा था, तो मैंने जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए और लोगों विद्यार्थियों को खासतौर पर डिस्टर्ब करने के लिए मैंने विज्ञापन पढ़ाना शुरू किया। तो विज्ञापन में मैंने और भी उदाहरण ले सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के अंडर गारमेंट्स का मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब पूरी क्लास में लड़के ही लड़कियां, उसके 7-8 विद्यार्थी थे लड़के। अब लड़कियां ट्रेडिशनल लड़कियां, वो हिंदी की लड़कियां, अब लड़कियों में भयानक डिबेट की क्लास में अंडर गारमेंट्स के बारे में बताएंगे। पतन हो गया, क्लास डिवाइड हो गई। और यह घटना 1990 की। विद्यार्थियों में एक वर्ग ने आगे कहा कि आपने बहुत खराब काम किया, आपको इस तरह से क्लास में नहीं पढ़ाना चाहिए, अंडर गारमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, हम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से शिकायत करेंगे। करो। एक समुदाय था विद्यार्थियों का जो ये चाहता था कि इसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये कलकत्ता की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, जो सबसे विकसित मॉडर्न शहर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के और अंबेडकर विश्वविद्यालय की, जामिया मिलिया की, एएमयू की क्या स्थिति होगी मैं नहीं जानता। एक बहुत ही संक्षेप में छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपसे। पॉर्न हमारे लिए अनटचेबल सब्जेक्ट है, जिस तरह से श्रृंगार हमारे लिए मॉडर्न पीरियड आने के बाद में अनटचेबल सब्जेक्ट बना दिया गया। पूरे 1800 वर्ष तक श्रृंगार पर बहस हुई है, श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं पर बहस हुई है, लेकिन भारतीय युग के आने के बाद में पहला काम जो महान कार्य हुआ वो ये कि अब श्रृंगार पर बात नहीं होगी। पॉर्न पर बात करने के लिए पहली शर्त है कि मैं खुल के सेक्स के बारे में बात करने के लिए तैयार अपने को करूं। हम तो सेक्स पर बात नहीं करते, हम ये चाहते तो हैं। आप उठा के देखिए हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रमों को, कहीं पर भी किसी भी जगह मीडिया स्टडीज, मास कल्चर, किसी के भी कोर्स में आपको पॉर्न की स्टडीज को लेके कोई भी पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान विश्व में पॉर्न के कंजम्पशन में 3 नंबर पर, नो स्टडी। कमाल है। हमारी जो आदत है वो क्या है कि हम जो सामने होता है उसे भी नहीं देखना चाहते। हमें जब भी कोई चीज देखनी होती है तो हम अतीत की तरफ जाते हैं। नहीं, मुझे अगर आगे जाना है तो मैं पीछे देख के आगे नहीं जा सकता। हमें इस दृष्टिकोण से बाहर निकलने की जरूरत है कि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे भविष्य का दृष्टिकोण और वर्तमान का दृष्टिकोण चाहिए। मैं अतीत के पास जाऊंगा, लेकिन अतीत जीवी की तरह नहीं जाऊंगा। मुझे भारत का नाट्य शास्त्र चाहिए, लेकिन अतीत जीवी की तरह नहीं। मुझे श्रृंगार भी चाहिए, लेकिन अतीत जीवी की तरह नहीं, जैसे संस्कृत के विद्वानों के यहां होता है। मैं संस्कृत पढ़ा हूं, मैं जानता हूं कि मानसिकता।
वो श्रृंगार पर आएंगे, लेकिन वैसे ही जैसे मैंने आपको ना, वो बेटा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ तेरा, उसके बिना विज्ञान शाकुंतलम तो नहीं पढ़ सकते। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे संस्कृत विश्वविद्यालय के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बादशाही का कामसूत्र नहीं पढ़ाया जाता। श्रृंगार रस की रचनाएं पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम में है, लेकिन कामसूत्र नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? ये तो चर्चा की चीज नहीं है कि हम इस पर बात करें। जिस देश में कामसूत्र जैसी रचना पाठ्यक्रम में आज तक इंट्रोड्यूस न की गई हो, वहां पौन के समाज शास्त्र पर बोलना, बात करना, पब्लिक डिस्कशन आयोजित करना अपने अपने विरल चीज है। ये तो पहली शर्त यह है कि मैं पॉर्न पर या सेक्स पर बात करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए पॉर्न एक अनटचेबल सब्जेक्ट नहीं है। और मैं ही क्यों, दुनिया के अनेक बड़े लोग, एडवर्ड स्मिथ ने तो अपने मेमोयर में बहुत ही खुल के कहा कि वो यंग एज में पॉर्न देखते थे। हम में से कितने ऐसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं जो कहने के लिए तैयार हैं कि वो खुल के क्या क्या करते थे। हमारे तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहली चीज क्या छिपाई बताई जाती है? छिपाने की कला। हम मास्टर हैं इसके। पॉर्न पर बात करने के लिए पहली शर्त है, मॉडर्न होने के लिए पहली शर्त है कि आप छिपाने की कला के मास्टर न हो, बल्कि उद्घाटन की कला के मास्टर हो। एक अक्टूबर 1970 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जिसमें कि जिस दिन से पॉर्न के बारे में रिसर्च शुरू हुई सारी दुनिया में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया और उसकी वजह से एक कमीशन बना हुआ, और उस कमीशन ने पॉर्न की स्टडी की, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। तो अब तरह तरह की चीजें, तरह तरह के एंगल से पॉर्न के बारे में डिस्कस की गई, रिसर्च की गई, और वह एक स्टडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि मुझे 20 मिनट ही बोल रहे हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में दो एक चीजें काम की जो है मैं उन्हें सिर्फ साझा करूंगा आपसे। वो ये कि दो तरह के लोग हैं जो ये मानते हैं। एक तरफ ये सच है कि पॉर्न के बारे में चर्चा को सबसे पहले सार्वजनिक बनाया स्त्रीवादियों ने, फेमिनिस्टों ने। उनके प्रयासों से पॉर्न पब्लिक डिस्कोर्स का एक बुनियादी संघर्ष का एक बुनियादी प्रश्न बना, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी, आज भी है। उनकी कुछ धारणाएं हैं। तो जब पॉर्न के समाजशास्त्र की बात करेंगे तो पहली समस्या है पॉर्न के कॉन्सेप्ट की। दूसरी है, क्योंकि एकेडमिक्स के लोग हैं, तो दूसरा यह कि उसकी जो अभी तक की रिसर्च किस तरह की हुई है हिंदुस्तान में, किस तरह के बारे में अध्ययन अध्यापन हुआ है उसके बारे में, पॉर्न के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं लिटरेचर सर्वे। तो पॉर्न के बारे में लिटरेचर सर्वे करना एक हमारा काम है। थर्ड चीज है पॉर्न के कॉन्सेप्ट को लेकर कि पॉर्न किसे कहें। और फोर्थ है, जिसको कि पॉर्न की सोशियोलॉजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, वो ये पॉर्न का इंपैक्ट क्या होता है। फेमिनिस्टों का ये मानना है कि पॉर्न का एक व्यापक इंपैक्ट ये होता है कि पॉर्न जो है वो दर्शक को या यूजर है उसको वो वायलेंट बनाती है, समाज को वायलेंट बनाती है, वो आक्रामक बिहेवियर वो तैयार करती है। फेमिनिस्टों का दूसरा जो प्रस्थान बिंदु है, जिसको कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से रखा है, वो ये कि पॉर्न का लक्ष्य क्या है। पॉर्न का लक्ष्य है समर्पण करो और मातहत बनो। जो पॉर्न देखते हैं वे फिर अपने बस में नहीं होते, वो फिर पॉर्न के बस में होते हैं।
तो समर्पण करो और माता बनो के तहत इसमें दोनों तरफ मार है। स्त्री की भी स्थिति है कि वह गुलामी की दशा में जाती है और पुरुष की भी स्थिति है कि वह गुलामी की दशा में जाता है। ऐसा नहीं कि पोर्न से पुरुष को कुछ ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री को ज्यादा कष्ट मिलता है, दोनों ही तरफ पोर्न की मार है। इसलिए पोर्न पर बात करते समय ये हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पोर्न जो है वो सिर्फ स्त्री विरोधी ही नहीं होता, पोर्न पुरुष विरोधी भी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि फेमिनिस्टों ने रेखांकित की वो ये कि पोर्न के देखने वालों में जाहिर है कि यंग लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर कोई यंग लड़का पोर्न देखना शुरू करता है तो फिर पहला काम ये होता है और पहली कैजुअलिटी ये होती है कि पोर्न उसकी जवानी छीन लेती है। अब वो फिर अपने हिसाब से नहीं जीता, पोर्न के अनुगामी के तौर पर वो जीवन यापन करता है। सो पोर्न का जो ये जो डायमेंशन है, जो कि पोर्न के ग्रिप में जो आया वो पोर्न के की गुलामी में चला गया, ये डायमेंशन अपने आप में निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। थर्ड चीज जिसको कि दूसरे एंगल के लोगों ने रेखांकित किया है, कुछ लोग हैं ऐसे और दर्शकों में तो अधिकतर है ऐसे जो पोर्न के दर्शक हैं। मैं निजी तौर पर पोर्न मैंने देखी है, मैं ये नहीं कह सकता पोर्न नहीं देखी है। मैंने पोर्न देखी नहीं होती तो मैं पोर्न पर लिख कैसे सकता था? मैं पोर्न पर बोलूंगा कैसे? बिना देखे तो नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, हम तो बोलने में ही संकोच करते हैं कि मैंने पोर्न देखी है। क्योंकि अभी सुदेश जी ने बहुत सारी बातें बिहारी के बारे में कही थी। बिहारी की बहुत शानदार पंक्ति है होठों के बारे में। लग लग कहे तो ना लगे। अब बोलिए जरा, अगर आप लग लग बोलेंगे तो होठ दोनों, लग लग कहे तो ना लगे, बिलक कहे लग जाए। जितना हमने इसके बारे में प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आपने श्रृंगार के ऊपर एकदम जिसे कटारे निकाल दिया आलोचना ने। श्रृंगार को बहिष्कृत कर दिया आपने। लेकिन श्रृंगार बहिष्कृत तो नहीं हुआ। श्रृंगार साहित्य से बहिष्कृत होकर वह विज्ञापन में चला गया और आज विज्ञापन में उसकी हेजेमनी है। उसने पूरे के पूरे मास मीडिया को और मास कल्चर को पूरा का पूरा अपनी ग्रिप में ले लिया, साहित्य को छोड़ दिया उसने। हमने पढ़ाना ही बंद कर दिया। और जब हमने पढ़ाना बंद कर दिया तो हमने उसको पढ़ना भी बंद कर दिया। यह अचानक नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी श्रृंगार रस और श्रृंगार साहित्य वो एक मेन पेपर के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। हजारी साहब द्विवेदी का कहना यह था कि ये जो श्रृंगार साहित्य, ये रीतकालीन कविता है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है और ब्यूटी है कि ये सेक्युलर कविता है। उन्होंने खास पदबंध का इस्तेमाल किया, ऐहिकता मूलक कविता है। हमने क्या किया इसे? हमने दरबारी कविता, दरबारी सभ्यता, दरबारी संस्कृति का हिस्सा बना के उसे समाज से एकदम बहिष्कृत कर दिया। हम चाहते हैं ना समाज का सेकुलराइजेशन हो, तो समाज के सेकुलराइजेशन में श्रृंगार रस की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारे यहां इस पर बहस नहीं थी, मैं उनके लिए सिर्फ मैं बताना बस संक्षिप्त में नाम ड्रॉप कर रहा हूं मैं, क्योंकि समय नहीं है यहां। खेमेंद्र की लिखी हुई जो संस्कृत के आलोचक थे आज से 1000 साल पहले, खेमेंद्र की लिखी हुई रचनाएं पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा कि आज से 1000 साल पहले क्या स्थिति थी हिंदुस्तान में, कि लोग खुल के किस तरह से वैश्याओं के जीवन पर, वैश्याओं के द्वारा रचे गए संसार पर खुल के बातें कर रहे थे।
क्योंकि पोर्नोग्राफी का एक ये पहलू भी है कि पोर्नोग्राफी का मतलब है प्रोस्टिट्यूशन। जो फेमिनिस्ट है उनके डिस्कोर्स का ये हिस्सा है कि पोर्नोग्राफी प्रोस्टिट्यूशन को पल्लवित और पुष्पित करती है, और ये पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन ये दोनों इंटीग्रेटेड ढंग से मॉडर्न डिस्कोर्स में दाखिल होते हैं। हमारे ट्रेडिशन में ख्याल सबसे बड़ा आलोचक है संस्कृत का। क्योंकि आधुनिक काल के किसी भी लेखक के पास में, हिंदी के किसी आलोचक के पास में, हिंदी के किसी लेखक के पास में वैश्यालयों का अनुभव नहीं है। हां, एक अनुभव है। मैंने एक किताब लिखी थी, कामुकता, पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद, 2007 में आई थी, बड़ी पुस्तक थी। तो मैंने एक पब्लिशर को दी, अब पब्लिशर छापे ही नहीं, तो जिनसे उसने सलाह ली वो हिंदी के बड़े धुरंधर लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें पोर्नोग्राफी जो पदबंध है ना, टाइटल में इसे निकलवा दो, तब छाप सकते हो। तो उसने, पब्लिशर ने कहा कि सर इसका टाइटल बदल दीजिए। मैंने कहा नहीं, टाइटल नहीं बदलूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। आपको जान के ऐसा जो, मुझे एक स्त्रीवादी लेखिका ने भी मुझे ये बात सजेस्ट की कि किताब छप जाएगी, कम से कम टाइटल बदल दो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये एक लड़ाई की जगह है। पोर्नोग्राफी को पोर्नोग्राफी कहा जाएगा, उसे मैं श्रृंगार कह के मैं छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। साहित्य की आलोचना के लिए, आधुनिक डिस्कोर्स को विकसित करने के लिए, आधुनिक चेतना को विकसित करने के लिए चीजों को सही नाम से पुकारने की आदत और सही कॉन्सेप्ट में पुकारने की आदत हमें डालनी होगी। हमारी मुश्किल यह है कि हम चीजों को सही अवधारणाओं में व्यक्त ही नहीं करते। अगर आप चीजों को सही नाम से नहीं पुकारेंगे तो बहस किससे होगी? तो हमने तो सही नाम बोलने की आदत ही नहीं डाली अपनी। क्यों मैं ये चीज रखना चाहता हूं आपसे कि अभी भी ये हमारे अंदर माइंड सेट है। हम ये अच्छा नहीं समझते कि कोई लड़की खुल के अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके। श्रृंगार तो बहुत दूर की बात है, साधारण सी चीज कि एक लड़की खुल के ये कह सके आई लव यू, आप इसको झेलने की स्थिति में नहीं है। बवाल हो जाएगा, पूरे कैंपस में बवाल हो जाएगा इस बात पर। पोर्न को पढ़ने के लिए, पोर्न को समझने के लिए यह जरूरी है कि पोर्न के बारे में खुल के बात की जाए। पोर्न जाने वाली नहीं है। श्रृंगार रस चला गया क्या? नाट्यशास्त्र चला गया? 2000 साल पहले लिखी गई थी रचना, आज भी वो इस्तेमाल होती है और पढ़ाई जाती है। कार आ गई है तो साइकिल चली नहीं गई, साइकिल और ज्यादा अच्छी हो गई। पोर्न निश्चित तौर पर उसके साइड इफेक्ट हैं, उन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन पोर्न एक आर्ट फॉर्म है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है मैं नहीं जानता। जो पोर्न के कंज्यूमर है वो कहते हैं कि हमें इससे आनंद मिलता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट यह है कि पोर्न देखने वाला अवसाद का, ये डिप्रेशन का शिकार होता है, और ये उसका सीरियस साइड इफेक्ट है। और ये डिप्रेशन सिर्फ पोर्न के ही देखने से नहीं होता, बल्कि श्रृंगार की रचना पढ़ने के बाद भी डिप्रेशन होता है। अब मेरी बात पे विश्वास न हो तो आप श्रृंगार रस के ऊपर लिखी गई किताबें उठा के देख लीजिए। तो ये तो चीज समझ में आई कि उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये कहना कि वो न पढ़ी जाए न देखी जाए, लेकिन वो तो देखी जा रही है। आज की स्थिति क्या है?
आज की स्थिति है कि हर मोबाइल में पॉर्न है। एक जमाना था कि पॉर्न जो है, जब तक ये एंड्रॉइड जैसा फोन नहीं आया था, उतना मतलब जिसे कहें कि मास स्केल पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज स्थिति है कि वो 80% से अधिक लोगों के मोबाइल में पॉर्न है। इसका मतलब पॉर्न एक अब दुर्लभ विषय नहीं है। पॉर्न की इमेज दुर्लभ इमेज नहीं है। तो नया जो शिफ्ट है वो क्या है? पॉर्न आपके सार्वजनिक जीवन में दाखिल हो चुका है। कल तक वो सार्वजनिक जीवन में दाखिल नहीं था, लेकिन आज वो सार्वजनिक जीवन में दाखिल हो चुका है। आखिरी चीज, दो तीन तरीके हो सकते हैं। मैं यहां की तो नहीं, स्थिति बहुत खराब है। पॉर्न उपलब्ध तो है, हर एक के मोबाइल में है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। मैं तुर्कमेनिस्तान गया था, मैंने टीवी खोला, 100 चैनल थे, उसमें 6 पोर्नोग्राफी के भी चैनल थे। तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक देश है, जो कि पहले भूतपूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। आप यूरोप के तमाम देशों में जाइए, पॉर्न आपको इजीली, जैसे आपके पास में एबीपी न्यूज होता है, आज तक होता है, इस तरह से पॉर्न के चैनल इजीली आपको टेलीविजन के पैकेज में मिलेंगे। हमारे यहां हम तो बात ही नहीं करते, जिसे देखना है देख ले, हम बात नहीं करेंगे। नहीं, तौर पर बात तो करनी ही होगी। सवाल यह है कि बात करने के लिए का सलीका भी विकसित करना होगा। पॉर्न का एक अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, वो बात कह के मैं अपनी बात फिलहाल यहीं रोकूंगा। पॉर्न में जितने भी जो सामग्री आई है, जो उसमें चरित्र आए हैं, जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, उसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कि अछूत हैं, अधिकारहीन लोग हैं। वो ब्लैक्स हैं, वो अधिकारहीन श्वेत स्त्रियां हैं, वो अफ्रीकी अमेरिकन हैं, और हमारे यहां तो सविता भाभी है। भारतीय पोर्नोग्राफी के जो शुरुआत है, और उसमें जो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है वो कौन सा है? एकदम ट्रेडिशनल कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि हमें कामुकता से जुड़े हुए प्रश्नों पर अपने अंदर सामाजिक स्तर पर खुल के बात करनी चाहिए। आपके पत्रिका नहीं है, आपके अखबार नहीं है, आपके यहाँ लिटरेरी मैगजीन्स नहीं है जितने ये सामग्री मिले आपको, आपके यहाँ इंटरनेट पर लिखने वाले लोग नहीं है जो इन पर लिख सकें। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन विषयों पर बात नहीं करनी। जो बात करता है वो कौन है? भ्रष्ट, चरित्रहीन, बिगड़ा हुआ। जी नहीं, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में पॉर्न एक प्रमुख एजेंडा है। हां, उसने एक नुकसान किया है, बड़ा नुकसान किया है। वो नुकसान ये किया है कि उसने सारी सरहदें तोड़ दी हैं। पॉर्न के कंज्यूमर किसी भी किस्म के नियम को नहीं मानते। और जाहिर है ये जो नियमहीनता है, इसे हम जो सो कॉल्ड कला पारखी लोग हैं, आलोचक लोग हैं, वो हम नियमहीनता को नहीं मानते।
पॉर्न की ब्यूटी है कि वह अपने कंज्यूमर में, अपने उपभोक्ता में, यूजर में वह नियमहीनता पैदा करता है। वो नियमहीनता वो उसे सेल्फिश भी बना सकती है, अनार्किस्ट भी बना सकती है, वो किसी भी दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि आप उससे बात नहीं करते। तो पॉर्न पर इस दृष्टि से बात नहीं करना चाहिए। पॉर्न आनंद देता है, आनंद सभी कला रूप देते हैं। पॉर्न पर इस दृष्टि से बात करनी चाहिए कि क्या पॉर्न समाज के लिए रिलेवेंट है, क्या पॉर्न में जो चित्रण किए जा रहे हैं, जिसे कहें हम लोग काम क्रीड़ाओं के उत्तेजक रूप और उनका प्रदर्शन, जो कि पॉर्न के कॉन्सेप्ट का एक बुनियादी हिस्सा है, वे चीजें क्या समाज की प्रगति के लिए साधक है या बाधक है? ये भी कह सकते हैं। मतलब अगर सचमुच में हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि पॉर्न के सेंटर में स्त्री है, और इन दिनों पिछले 2-3 साल से जो एक डेवलपमेंट है वो ये कि जो तरुण हैं, मतलब 18 ईयर्स से नीचे की जो लड़कियां हैं वे उसके सेंटर में, और समलैंगिक जो है, लेस्बियन जो है, वो उसके सेंटर में है। जो पिछले 3 साल से जो स्पेशली जो चेंज नोटिस किया गया है वो ये कि तरुण और समलैंगिक लेस्बियन, इनकी सामग्री सबसे ज्यादा देखी जा रही है और उस पर लोग जा रहे हैं। तो ये जो एरिया, जो राइजिंग क्षेत्र है टीनेजर्स का, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल ने जो सर्वे किया, जो कि इंटरनेट पर जिसकी सूचना अवेलेबल है, उस सर्वे की ब्यूटी ये थी कि उसमें पता चला कि जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में 45% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पॉर्न देखी है और वो आपस में पॉर्न पर डिस्कस करते हैं। लेकिन हम तो कभी बात ही नहीं करते हैं। तो ये जो एक जो आखिरी जो बात मैं कह के यहीं रोकूंगा मैं, वो ये कि असल संकट क्या है। असल संकट यह है कि जिसे क्षिति मोहन सेन ने अपने शब्दों में कहा था कि महाभारत क्यों हुआ था, तो वो कहते हैं परिचय के अभाव की वजह से हुआ था। अगर अर्जुन और कर्ण एक दूसरे को जानते होते तो महाभारत नहीं होता। हमारे यहां जितनी दुर्घटनाएं हुई, सांस्कृतिक दुर्घटनाएं हुई, जिनका चित्रण मिलता है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये परिचय का अभाव। हम विधाओं में भी हमारे यहां जो सांस्कृतिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें पॉर्न भी एक है, उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा उसके साथ में परिचय का अभाव। पॉर्न के प्रति अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। उसका एक रूप है सेक्स एजुकेशन, जो कंपलसरी है। मेरा मानना है कि पॉर्न के बारे में एक मिनिमम जो मीडिया लिटरेसी है, उसमें एक पाठ्यक्रम में जगह तो होनी चाहिए। सो पॉर्न पर बात की जाए और पॉर्न देखा ना जाए, यह संभव नहीं है। अब मुश्किल क्या है कि पॉर्न देखा तो जा रहा है लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। आप हिंदी क्षेत्र के उन दुर्लभ विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने पॉर्न, सेक्सुअलिटी, उसके समाजशास्त्र और नारीवाद से उसके संबंध के ऊपर बहुत लंबे अरसे से लेखन किया है, और हम सब लोगों को आपका लेखन काफ़ी शिक्षाप्रद लगा है और उससे नए रास्ते खुले हैं सोचने के। तो दोस्तों, अब हमारे पास करीबन 35 मिनट हैं, जो चर्चा का एक अच्छा खासा समय है। हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल जितने आपके संक्षिप्त होंगे, जितने ठोस होंगे और सीधे सीधे आप मुद्दे पे आएंगे, उतना ही आपको भी ज़्यादा समय मिलेगा और दूसरे साथियों को भी ज़्यादा समय मिलेगा। हाँ भाई, पल्लो बोलो। ठीक। गुड आफ्टरनून सर। जिन लोगों को जीवन भर सुना है, सीखा है, सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा, उनसे पूछने की धृष्टता नहीं करूंगा। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। हाउ डू यू डीकंस्ट्रक्ट अ परफॉर्मेंस? आई एम आस्किंग फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज। How do you deconstruct a performance? Can it be timed, pre-timed? Number one.
Number two, you said about expression of emotions, different emotions, like it may be termed as ras or something else. I don't know what they are called, but different emotions. At what point do you decide to shift from one emotion to the next one? Which one is the deciding factor? Is it the mind or your body? And third question is, at the end, when you decide to end, is that the point of final surrender or is that the point of final detachment? Thank you. Leela ji, please. And be brief as possible. Yeah. How much time? When you mean brief, कितना time? नहीं, जितना कोई टाइम नहीं है उसके लिए, लेकिन क्योंकि जब आप सवाल दूसरों को भी मौका मिले इसलिए पर समय 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट तो वेरी नाइस क्वेश्चन एंड ये तो एक आई थिंक देयर आर सम आर्टिस्ट हु हैव यू नो मिस्टिकल उनके अंदर की वो एक ऊर्जा रहती है जिससे उनको इंट्यूटिवली वो पता चल जाता है यू नो क्योंकि मैं खुद तो कोरियोग्राफर नहीं हूँ मेरी माता जी करती हैं और मैंने गुरु के उज्जवल महापात्र से अपने डांसर्स की कोरियोग्राफी की है और हमारी म्यूजिक जो है पंडित राजन मिश्रा जी देते थे और मैं कई नामों के पास जाती थी पर हमको वो आनंद नहीं आता था जैसे म्यूजिक कंपोजिशन के तहत एक चीज का आनंद नहीं आता था तो हर चीज में चाहे वो स्क्रिप्ट हो जो लेखक हो चाहे वो डांस कोरियोग्राफर हो चाहे जो वो म्यूजिक कंपोजर हो उनके एक लेवल रहता है इंट्यूटिव लेवल रहता है वो एक इंट्यूशन से ही वो चीज बनती है कोई और प्रश्न था पहला आपका क्या प्रश्न था कि किस टाइम से आप जान सकते हैं ना कैसे जान सकते हैं कि किस Free time. I mean, people say that you are 35-minute performance or 40-minute performance. वो टाइम ड्यूरेशन किसी भी परफॉर्मेंस में हम जाते हैं तो वहाँ टाइम बताया जाता है कि हाँ जी 7 बजे तक होगा या 7:15 7:30 हाँ जी पहले से टाइम बताया जा रहा है हाँ क्या जी आप उस चीज को जो अटेन करते हैं एज एन आर्टिस्ट कैन बी फ्री टाइम बाय हाँ जी हाँ मुझे 7 मिनट में भी वो मोक्ष का मार्ग मिलता है मुझे वो आनंद मिलता है 20 मिनट में थोड़ा सा हो सकता है वो और बढ़ जाए इंटेंसिटी क्योंकि समाधि तो मतलब जो आनंद है वो तो कई स्टेजेस में आता है आपको 40 मिनट में भी वो मिल सकता है मैंने 5 मिनट का एक इन्वोकेशन करके भी मुझे मिल जाता है वो आनंद वो कितना समय तक आप उसको कर पाएंगे और पर तो समय की मुझे लगता है बात नहीं है क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में मुझे तो हमेशा वेरी लॉन्ग परफॉर्मेंसेस में मुझे तो उल्टा हो जाता है बिकॉज आई एम वेरी लो इन एनर्जी अभी मैंने नाट्य शास्त्र में पढ़ा भी कि ज्यादा समय नहीं करना चाहिए क्योंकि थकावट से फिर वो आनंद नहीं आता है तो वो एक है कि आप 1 सेकंड में कितनी गहरा मतलब 1 सेकंड तो नहीं पर कितनी गहराई में आप जा सकते हैं उसकी पहले आपकी स्थिति क्या है आप उसको किस सीरियसली से ले रहे हैं आपकी जो प्रत्याहार जो धारणा और जो ध्यान है वो कब से शुरू हो गई है 1 दिन पहले से शुरू हो जाती है 2 दिन पहले से हो जाती है और वो इट इज नॉट कि वो डांस में ही होता है वो पहले से आपका शुरू होने लगता है और वो कल्मिनेट करता है उस परफॉर्मेंस में और वो परफॉर्मेंस कितना समय है उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा है पर कुछ आर्टिस्ट बहुत कंप्लेन करते हैं उनको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं उनको लगता है 5 घंटा 2 घंटा सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है और वो अपना वो उससे बहुत अपसेट हो जाते हैं तो सबका नेचर अलग है तो सबका वो चीज अलग है मेरा सवाल जगदीश्वर जी आपसे है एक बड़ा कन्वर्सेशन पॉर्न स्पेस में एथिकल कंजम्पशन ऑफ पॉर्न या फेमिनिस्ट पॉर्न का होता रहा है जहाँ पे जो पॉर्न क्रिएटर्स हैं स्पेशली जो औरतें हैं या क्वियर पॉर्न क्रिएटर्स हैं वो जो है एक फेमिनिस्ट क्वियर पॉर्न बनाने का या डिसेबिलिटी फ्रेंडली पॉर्न बनाने की बात कर रहे होते हैं तो उसे आप किस सेंस में देख रहे हैं और ये ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन 1 दशक का या उससे भी पुराना है
और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैं एक्चुअली क्वियर सेक्स थेरेपिस्ट ही हूँ और मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफ्यूजन भी हुई जो आप कह रहे थे, लेकिन वो मतलब गहरा डिस्कशन का तो बेसिकली वो एक रिच मटेरियल है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती थी आपसे कि पॉर्न हीलिंग में भी यूज होती है और मेरे क्लिनिक में बहुत यूज होती है। क्वियर सेक्स थेरेपी एंड एक डी कॉलोनियल मेंटालिटी को भी दर्शाता है कि कैसे हम उसको मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली रेप ट्रॉमा के बाद या बहुत सेक्सुअल वायलेंस के बाद। तो बस यही कहना थैंक्स फॉर एडिंग दैट, आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग। तो बहुत सारे जैसे आपने अफ्रीकन लोगों की बात की जो पॉर्न इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, हिंदुस्तान से कई लोग जो पॉर्न बना रहे हैं। सो जो यूरोसेंट्रिक आइडिया ऑफ डिजायर था आफ्टर ट्विटर, क्योंकि अब पॉर्न का एक बहुत बड़ा स्पेस बन चुका है पिछले कुछ सालों में, तो वहाँ पर जब इंडियंस जो अपना पॉर्न जो है वीडियोस लगा रहे हैं या ओनली फैंस जैसे चैनल्स पे लगा रहे हैं, वो यूरोसेंट्रिक डिज़ायर से भी मूव ऑन करने का एक तरीका बना है। सो इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग अब केवल इंडियन पॉर्न ही कंज्यूम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न पॉर्न वेयर वाइट पीपल वर द सेंटर। मैं ये डिजायर से तो जोड़ के नहीं देखता, मैं वो साफ कहना चाहिए, पॉर्न का डिजायर से कोई संबंध नहीं है। पॉर्न एक जिसे कहें कि मीडियम है और एक जेनर भी है। मुश्किल क्या है कि जेनर और मीडियम के तौर पर पॉर्न को हमने देखा ही नहीं है। हम तो हमेशा जो आदत है हमारी, क्योंकि साहित्य का असर है हमारे ऊपर, हम हमेशा अंतर वस्तु देखते हैं। पॉर्न में अंतर वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉर्न में कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, डिजायर महत्वपूर्ण नहीं है। आप यूरोसेंट्रिक हो या इंडिया सेंट्रिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये जो कमोडिफिकेशन है, ये वस्तुकरण है सेक्स का, वो तो ग्लोबल फिनोमेना है। वो तो ऐसा नहीं है कि भारतीय पॉर्न जो है वो फ्री में आता हो, आपका डाटा तो कंज्यूम होता है। ऐसा तो नहीं है कि यहां धर्मादा आता हो, नहीं, यूरोप में भी हम उसका पैसा देते हैं। तो जब ये चीज तय हो गई कि हमें उसका बदले में, पॉर्न का मतलब क्या है? एक कम्युनिकेशन के विनिमय का संबंध। विनिमय में आप एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं? पैसा। पैसा नहीं देंगे तो एक्सचेंज नहीं होगा। सो पॉर्न जो है वो, अगर हम यहां से देखें, वो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के नए जो विनिमय मूलक जो संबंध है उसकी वो सृष्टि करता है। तो एक ज्यादा बेहतर जगह हम होंगे, बजाय इसके कि ये जो क्लासिफिकेशन चल रहे हैं उसमें आनंद मिल भी सकता है, उसमें ये भी हो सकता है कि दंगा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उसमें हीलिंग भी हो सकती है। पॉर्न अनेकार्थी होता है। और मैं इस संदर्भ में सिर्फ जो इन्होंने अभिनव गुप्त पढ़ा है या जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। अभिनव गुप्त जिस थर्ड मीनिंग की बात करते हैं, प्रतिमान अर्थ की बात करते हैं, उस प्रतिमान अर्थ के अनेक अर्थ पॉर्न में होते हैं। इसलिए वो फेमिनिस्ट कहते हैं कि पॉर्न में सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो उसका अदृश्य एरिया है, जो इंपैक्ट एरिया है, वो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब पॉर्न का एक अर्थ नहीं होता। तो पॉर्न अगर अनेकार्थी है तो पॉर्न को एक मीडियम के तौर पर, एक जेनर के तौर पर देखना चाहिए, डिजायर के साथ में, इच्छाओं के साथ में, इच्छाओं की अभिव्यक्ति के साथ में, या नेशनलिटी या नस्ल के साथ में जोड़कर नहीं देखना चाहिए। Should I proceed for another हाँ question? हाँ बिल्कुल। सुमित, अभय जी ने कहा था कि संक्षिप्त हो, मैं उससे सबसे ज्यादा डरा हुआ हूं।
और क्योंकि एक मुझे एक अनुभव और एक जो रीतिकालीन यौनिकता के बारे में जो सुधीश जी ने बात कही, और उसको चलते जो मुझे एक पंजाबी पोइटिक्स में से भी उसके लगभग नज़दीक एक शायर का सामना हुआ, और उसके अंदर का जो लगभग जो वो बराबर की बात कह रहे हैं वो मेरे अंदर कौंध गया। ये जो हाई थ्योरी के साथ जो भाव का एक मसला रहा है, आपने जो इसको प्रॉब्लमेटाइज किया है, और मैं समझता हूं कि ये बार बार आता है, और भाव के लिहाज के ऊपर इसको ज्यादातर औरतों ने आर्टिकुलेट किया है टेक्स्ट्स में। वो एक लिहाज से भाव के साथ उनको जोड़ लिया जाता है, मनुष्य को बल या बुद्धि के साथ हम लोग जोड़ने के अभ्यासी रहे हैं। और पुरुष को पंजाबी पोइटिक्स का एक सेंट्रल टेक्स्ट सिद्ध गोष्ठ है, जिसमें गुरु नानक सिद्धों के साथ उनकी एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल वार्तालाप है, जिसमें कि वो उनको हराते हैं उनकी योगिक प्रैक्टिसेस की जो बात है, और वो जिस एब्स्ट्रैक्शन में सारी चीज को देख रहे हैं उसको वो खींच के बीच दुनिया में ले आते हैं कि यहाँ पे होगा जो भी होगा, और इन चीजों की जरूरत हमें नहीं है कम से कम। तो गुरु नानक एक ज्ञान के फील्ड में एवरीडे लाइफ के अंदर लेबरिंग जो पीपल हैं उनको वो गृहस्थ को सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि उनके अंदर गृहस्थ का नकार है सिद्धों के अंदर। एक तो यहाँ पे भाव और बुद्धि का एक लिहाज से गुरु नानक और ये गुरबाणी की या सिख कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन की ये एक बड़ी जरूरी उसकी एक ये बुनियाद है कि ये दोनों साथ में रखनी है। मुझे इस लहजे से फिर ख्याल ये आता है कि हीर वारिस शाह गजब का कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट है, जो कि एक भाव प्रधान भाषा में, देसी भाषा में वो इस सारी बात को कहता, उसके अंदर कोई पैट्रोनेज नहीं है। दूसरी जो बात है हमारे साथ, वहां पे मैं थोड़ा सा शायद डिफर भी कर सकता हूं। पंजाबी की पोइटिक्स की जो बड़ी ट्रेडिशन है, जो फॉर्मेटिव है, फाउंडेशनल है, उसके अंदर पैट्रोनेज का नकार है। वो इसके खिलाफ बराबर लड़ती है कि हमें पैट्रोनेज में हमें नहीं लिखना है। ये बात मतलब मुझे लगता है कि वैसे भी हमारे देश के इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस के लिए मैं समझता हूं कि इस बात की भी एक वैल्यू हो सकती है। इसमें दो बातें हैं कि रांझा जब जोगी बनने के लिए जाता है, अगेन वो एक प्रेमी का एक योगी के साथ संवाद है, जिससे वो जोग इसलिए लेने जा रहा है क्योंकि उसको इश्क करने के लिए जहां पे हीर ब्याही गई है उस गांव में वो बिना जोगी हुए लाइसेंस लिए बिना वो वहां पे जा नहीं सकता है। तो जोगी इसलिए बन रहा है कि इश्क कर सके, नकार इसी में आ गया है। और उसमें वो जो कॉन्सेप्चुअली उसको ढा देता है एक ठेठ देसी अंदाज में, गांव के अंदाज में, और वहां पे वो साफ कहता है कि हमने तो औरतों का संग करना है और तुम ये क्या शिक्षा दे रहे हो कि इनसे दूर रहना है। जैसे मेरा ख्याल जो जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने भी जो पोर्न की बात कही, और इस टेक्स्ट को पोर्न के साथ इसके बहुत सारे हिस्से मिला दिए जाते हैं, और इसकी कोई ज्यादा पढ़ाते हुए अभी भी लोग कांप जाते हैं इसको कि इसको पढ़ाएं कैसे, उसके हीर के सौंदर्य का जो वर्णन है। मैं इसमें एक और जगह पे याद दिला दूं कि जब रांझा फिर जोगी बनने का नाटक करता है उस गांव में जाके, तो वहां की औरतों से 2 बार पिटता है वो कि तुम ये जो कर रहे हो ये नहीं चलेगा, मतलब ये भावना वाला सीन रहेगा और हमें इश्क करना है। और ऐसे में वो किसी को पकड़ लेता है, हीर को ये खबर देते हैं कि वो तो धूना बाल के बैठा है, जोगी बन गया है, वो मर जाएगा और वो बड़ी साधना कर रहा है। हीर फिर जो अपना श्रृंगार करती है तैयारी के साथ, वो ये कि मैं इसके जोग को आज मैं भस्म करने जा रही हूं, ये बचेगा नहीं आज। मतलब मैं ये देखता हूं कि जो एक्चुअली वहां पे जो युद्ध हो रहा है वो इन 2 बड़ी प्रवृत्तियों के दरमियान वहां पे स्टेज किया गया है, और जीत इश्क की होती है। रांझा कान हाथ मतलब करके कि ये मैच से बाज आया वगैरह। तो एक तो इसके जो पैरेलल्स हैं, मुझे वो आपकी बात से इस बात की और रोशनी मिली, मुझे लगा कि इसको जोड़ के अगर देखा जाए तो फिर ये एक दूर तक ये खिंचता है। पंजाबी के अंदर इसका रिप्रेशन करने की कोशिश की गई विक्टोरियन किस्म के या अर्ली जब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चली तब ये एक दौर चला,
लेकिन वो एलीट का ही रहा, वो लोगों के अंदर उसका कोई असर नहीं जा सका। उस मामले में मैं समझता हूं कि पंजाब एक हद तक अपवाद तब भी रहा। दूसरा जो मुझे ख्याल ये आया कि इसका एक जो अनुभव की मैंने बात कही है, भाई जी बस सिर्फ 2 मिनट और उसके मूल में भी यहाँ पे रुचिका शर्मा बैठी हैं, वो उसकी सूत्रधार थी अपनी एब्सेंस में, कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक टूर जाना था, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाने से मना कर दिया, तो मुझे जाना पड़ा हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को लेके अमृतसर। और गोल्डन टेम्पल की सरायों में हम लोग ठहरे हुए थे, और वो बिल्कुल एक गली गुजरती है, उसी के ऊपर ही सीढ़ियां चढ़ती हैं, जंगला बना हुआ है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, फिर आप अंदर चले जाते हैं और वो गली में लोग बाग आते जाते हैं जो पुराने अमृतसर के शहरी हैं। वो बनारस किस्म का वहां पे माहौल है, उस शहर जैसा। वहां पे स्टूडेंट्स खड़े हैं, एक 14-15 साल का लड़का, ठेठ अमृतसरी लड़का, साइकिल पे आया। कोई ज्यादा अमीर नहीं था वो, कुछ ऐसी बात नहीं थी, ये दिल्ली के बच्चे गए थे, स्मार्टली ये खड़े थे। वो आया और मैं भी खड़ा हूं, देख रहा हूं। उसने एक हमारी लड़की स्टूडेंट को देखा और जंगले को यूं हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, और उसकी तरफ वो जैसे देख रहा था, मैंने आज तक किसी पुरुष को किसी महिला की तरफ ऐसे देखते हुए ही नहीं देखा था कि ऐसे भी देखा जा सकता है। मुझे ये लगा कि हम लोग मेल गेज कहने के बड़े अभ्यस्त हो गए हैं, सही भी है, उसके मसले हैं, लेकिन एक गेज ऐसी भी हो सकती है जिसने के वहां पे खड़े सबों को असहज इसलिए कर दिया क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा बेसाख्तगी थी, एक ऐसी स्पॉन्टेनिटी थी कि ये तो देखने वाली कोई शय है, मतलब इसको तो यूं देखा जाना चाहिए। उसने शायद मुझे ये लगा, वो लड़की भी थोड़ा असहज हो गई, मैं भी असहज था कि ये हो क्या रहा है। मैं उसको रोकने के लिए गया, फिर मैं रुक गया कि मुझे हक नहीं है, वो ऐसा ऑफेंस नहीं है उसकी देखने में कोई। अब मैं बड़ी एक लिमिनल सिचुएशन में वहां पे फंसा हुआ था कि मैं अब क्या करूं। पॉलिटिकल करेक्टनेस कह रही है कि इसको रोका जाए, ये गलत हो रहा है। वो 14 सेकंड वाला मसला भी आता है, आपने उसका भी जिक्र किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ एक ऐसा अनुभव है जिसके अब हम आदी नहीं रहे हैं। मैंने उसके पास जाके कहा कि चलो अब बहुत हो गया। तो उसने एक ही बात कही ठेठ अमृतसरी अंदाज में, देखा ही तो है। मतलब मेरी ट्रेनिंग जो थी सारी, मतलब कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर मुझे उसको लगा कि इसको हम करें क्या, हम लोग इसके आदी हैं, इसको कहें कैसे इस अनुभव को। तो लड़के बोले कि सर ये आपने क्या किया, आप हमें तो ऐसे नहीं। मैं हम लोग ऐसे देखते भी नहीं हैं। हम लोगों का अगर कोई हमको ऐसे ताड़ ले तो हम एकदम निगाह छुपा के इधर उधर कर लेते हैं। हमारे अंदर पहले ही एक गिल्ट भाव पड़ा होता है कि हम चोरी से देख रहे हैं और ताड़ रहे हैं। वो ताड़ नहीं रहा था। और बोले सर तो फिर ये, अगर मैंने कहा कि अगर तुम लोग यूं अपने देखने के लिए उसके घर वालों से पिटने को तैयार हो तब देखो। तब ये नहीं होगा कि पिटने से भी बचे रहेंगे और ताड़ देखते भी रहेंगे। तो कुछ तो करिए ना। रांझे की पिटाई हुई है, सबों की हुई है, ये भी बात मतलब। और तब जाके वो मैं गेज के सवाल को और ये भाव और उसको हम किस तरह से नियमित करना चाह रहे हैं, ये मेल्स की तरफ से भी किस तरह से हुआ, मुझे लगा पता नहीं क्यों आप लोगों की बातें सुन के कि ये एक अनुभव ये मुझे परेशान करता है। नहीं मतलब बड़ा क्रिएटिवली ये मुझे हॉन्ट करता है कि मैं इसको भी रखूं कि इसमें शायद हम लोग कुछ निकाल सकें। अभय जी आपका धन्यवाद, आपने बोलने दिया। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। जब भी हम किसी टेक्स्ट को, क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, तो जब भी हम किसी लिटरेचर को एक दूसरे आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डांस हो गया, तो ख़ास करके गीत गोविंद के संदर्भ में बात करते हैं, तो जब वो टेक्स्ट स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के थ्रू, खास करके श्रृंगार रस में, क्योंकि उसका 11th वर्स है यदु कुरु नंदन, वो ओडिसी डांस में भी उसका यूज़ होता है। तो मैम स्टेज पे वो टेक्स्ट को, वो परफॉर्मेंस कितना जस्टिस दे पाता है, खास करके श्रृंगार रस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस उस चीज़ को
बहुत कॉम्पैक्ट कर देता है। मैंने गुरु केळुचरण महापात्र को अष्टपदीस करते हुए देखा है। हाँ, तो बाल नहीं है, बूढ़े हैं थे, और कोई ऐसा बहुत आकर्षित उनका बॉडी तो था नहीं, और राधा इतनी खूबसूरती से वो करते थे। दूसरी बात, कोई भी चीज का अलग अलग पहलू होते हैं, राइट। कमिंग टू द टेक्स्ट पार्ट, इसके जो, बिकॉज इट इज अ विजुअल आर्ट फॉर्म, तो आप कितनी परफेक्शन से अपने मूवमेंट्स और अपने अभिनय कर पाएंगे, तो आर्टिस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कोई वो टेक्स्ट से ऊपर उसको ले जाता है, और कोई टेक्स्ट को बहुत ही नीचा गिरा देता है।